बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। कंपैरिजन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट ने किया था। क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला होता है डेल्टा के ई इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा यू जो है वो जब काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू लॉस हो रही होती है। तो हम जैसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो गेन और लॉस दोनों के लिए ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा यू की जगह क्या लगा दें, डेल्टा के ई। तो ये दोनों ही किसके फॉर्मूले बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन भी होती है और काइनेटिक एनर्जी लॉस भी होती है। जो लॉस होगी वो गेन काइनेटिक में हो रहा है तो लॉस पोटेंशियल में हो रहा है। ठीक है, अगर पोटेंशियल में गेन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा होगा। तो दोनों के फॉर्मूले भी देख लें, सेम है, क्यू डेल्टा वी है। वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का। तो एनर्जी हम फाइंड करने के लिए ये एनर्जी का यूनिट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में हम कंपैरिजन देखेंगे, इसके चंद पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स की टर्म में देखेंगे। छोटा सा ये टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आज हम एमसीक्यूज भी करेंगे। पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए उन तमाम टॉपिक्स के शुरू से लेकर अब तक जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम इसमें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। कंपैरिजन करना है इनके दरमियान। तो फर्स्ट कंपैरिजन का मीनिंग देख लेते हैं। कंपैरिजन का मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी टू ऑब्जेक्ट में देखना चाहते हैं क्या कुछ सेम है क्या कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाली बातें और सेम वाली बातें दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो कंपैरिजन कहलाएगा। तो कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटी भी देख रहे होते हैं और डिफरेंस भी देख रहे होते हैं, दोनों की बात करेंगे कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन देखना है इन दोनों फोर्सेस का, मतलब इन दोनों का हमने सिमिलैरिटी भी देखेंगे इन दोनों में और डिफरेंस भी देखेंगे क्या मुख्तलिफ है। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन में डिफरेंस होता है और सिमिलैरिटी होती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कंपैरिजन में सिमिलैरिटी देख लेते हैं। इन दोनों फोर्सेस में क्या सिमिलर है, सिमिलैरिटी देखने लगे हैं। ये कंपैरिजन ही होने लगा है। कंपैरिजन में फर्स्ट सिमिलैरिटी, फिर हम कंपैरिजन में डिफरेंस देखेंगे। अब मैं फर्स्ट ये ना फार्मूला लिख लेता हूँ इधर। आपने ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है एफ ई इज़ इक्वल टू के, इधर के की जगह क्या होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला होता है एफ जी से लिखते हैं। एफ जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी होता है कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और साथ आता है M1 M2 आवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फार्मूला ही हैं। अब इनसे देखकर हम कंपैरिजन करने लगे हैं। तो फर्स्ट देखें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन दोनों ही फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी और ग्रेविटेशन फोर्स मैसेज के दरमियान होगी, है तो फोर्स, तो ये सिमिलैरिटी होगी। लेकिन इनमें आ क्या रहा है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ग्रेविटेशन फोर्स मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये सिमिलैरिटी होगी, दोनों फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
अब वो नेचर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस की होगी, इसकी नेचर देखेंगे तो मैसेज की। तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर अगर चले जाएं तो वो किसके हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के प्रोडक्ट के, दोनों में प्रोडक्ट आ रहा है। तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों फोर्सेस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बस नेचर डिफरेंट है, एक में चार्ज है और एक में मैस है। अब दूसरे पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट हमने ये पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट में हम देखें, फार्मूले को अगर देखें तो फार्मूले में आ रहा है एफ इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, एफ जी इज इक्वल इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस की अगर हम बात करें तो दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इलेक्ट्रिक फोर्स बी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स है, सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स है। तो दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स हैं। इसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करने का मतलब ये होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये इनमें एक और हमने देख ली सिमिलरिटीज, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये दोनों ओबे करती हैं, ठीक है। तो ये भी ओबे कर रही है, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ दोनों होल्ड करती हैं और दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन को भी होल्ड करती हैं। चलें अब चलते हैं हम, अब फ़र्क क्या है इधर कि ये चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स में, और ग्रेविटेशन फोर्स में क्या है, मैसेज के दरमियान डिस्टेंस है, लेकिन दोनों ही क्या है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों इन्वर्स होती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं। तो अब देखें थर्ड पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमने इधर से देख रहे हैं। अब इसमें कांस्टेंट फॉर्मूले से देख रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू देख लें इलेक्ट्रिक फोर्स में। अच्छा, अब ये सिमिलरिटी होगी। अब चलते हैं ये इनमें, अच्छा एक और पहले कर लेते हैं, तीन हमने करनी है। एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फोर्थ चैप्टर में। कंजर्वेटिव फोर्स हमने कहा था, अगर वर्क डन फील्ड के अंदर चेंज ना हो, पाथ पे डिपेंड ना करे, अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट हो, वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप फर्स्ट पाथ से आते हैं बी पे, सेकंड पाथ से आते हैं बी पे, या थर्ड पाथ से आते हैं बी पे, तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जिस फील्ड के अंदर या जिस फोर्स के अंदर ये वर्क डन सेम रह रहा है डिफरेंट पाथ का, तो इस फोर्स को या फील्ड को क्या कह देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है और ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये इनका क्या आ गई, सिमिलरिटी आ गई। अब देख लेते हैं डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या बातें इनमें है जो सेम नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। नंबर वन इसमें डिफरेंस देखते हैं, ये मैं फार्मूले से ही जो है ना डिफरेंस बनाने लगा हूँ। अगर फार्मूले से देखें तो दोनों में कांस्टेंट जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में जो डिफरेंस आ रहा है आप देख लें, मैं ना इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास फोर्स आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर फील्ड लिख लिया, फोर्स लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये टू फोर्सेस हैं हमारे पास। अब इनमें डिफरेंस देखने लगे हैं। तो नंबर वन इधर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, आप फार्मूले में वो देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में के लिखते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसकी वैल्यू लिखें तो आपने पढ़ी थी फर्स्ट टॉपिक में 9 × 10⁻⁹, सारा यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाए ग्रेविटेशन फोर्स में, देखें कांस्टेंट क्या आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स में कांस्टेंट जी आ रहा है, और जी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 6.67 × 10⁻⁻11, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। अब देखें दोनों में कांस्टेंट डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स में कि इनके कांस्टेंट की वैल्यू
डिफरेंट है। अगर देख के बताएं इनमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं जिसकी वैल्यू आप पावर पॉजिटिव है वो ग्रेटर है। ये वैल्यू -11 में है, बहुत कम है, तो ये स्मॉल है। तो इसी वजह से फिर हम इधर एक और पॉइंट लिखते हैं, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये वीक फोर्स है। अब ये इसको वीक और इलेक्ट्रिक फोर्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों कह रहे हैं, इसकी बिहाफ पे कह रहे हैं। इसमें कांस्टेंट ग्रेटर है तो फोर्स ग्रेटर आएगी, और ग्रेविटेशन फोर्स का कांस्टेंट स्मॉल होता है तो फोर्स वीक आएगी। आप इधर से देख लें तो ये देखें ये कांस्टेंट है, अगर इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स ग्रेटर होगी, और इसमें स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो देखें ये कांस्टेंट ग्रेटर, कांस्टेंट स्मॉलर तो फोर्स भी स्मॉलर, कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर तो स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया, एक डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड थर्ड देख लेते हैं डिफरेंस। दो हमने देख लिए। अब इसमें देखें ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये दोनों तरह की हो सकती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है। ये दोनों ही हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, बट ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। ग्रेविटेशन फोर्स से दो बॉडी है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। एक हम बॉडी हैं, एक अर्थ है। अर्थ हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है। आप जंप लगाएं तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करती है। कभी ऐसा हुआ आप जंप लगाएं ऊपर ही जाते जाएं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कभी रिपेल नहीं करती। अर्थ हमें अट्रैक्ट ही हमेशा करती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो आज नेक्स्ट फोर्थ पे देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, और ये जो होती है नॉट मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब ये हमने देखा था इसका मीडियम डिपेंड करती है, ये फॉर्मूले पे ही आ जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखें क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है। एयर में फोर्स ज़्यादा होगी, अब वाटर में चले जाए फोर्स कम हो जाएगी, किसी और मीडियम में चले जाए फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी आपको एमसीक्यूज में ये करवाऊंगा, बल्कि मैंने आपको एमसीक्यूज कॉलम्स ला के नहीं करवाई थी, तो ये आज जो एमसीक्यूज करेंगे उसमें एक एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि किसी मीडियम में चले जाएँ तो फोर्स कम हो जाती है। एयर में चार्जेस हैं, चार्जेस एयर में पड़े हुए हैं तो फोर्स ज़्यादा होगी। अब चार्जेस को कहाँ पर ले जाएँ? वाटर में ले जाएँ, तो वाटर दरमियान में आ गया मीडियम, तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है मीडियम की वजह से, मतलब मीडियम डिपेंडेंट होती है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मैं इस वक्त सपोज कर लें मैं इस वक्त छत पे खड़ा हूँ, और ये वाकई मैं सेकंड पोर्शन पे हूँ, सेकंड फ्लोर पे ये रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड और मेरे दरमियान ये फ्लोर आ रहा है, ये छत आ रही है। ठीक है, तो ये देखें आप डबल स्टोरी पे चल जाएं, थर्ड स्टोरी पे चल जाएं, अब ये 3 स्टोरीज आ रही हैं, बीच में कितना मीडियम आ रहा है, तो आप जितनी फोर्स अर्थ आपको फर्स्ट फ्लोर पे लगाएगी उतनी ही आपको थर्ड फ्लोर पे फोर्स लगाएगी। आपके और अर्थ के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फोर्स कम नहीं होगी, आपके और अर्थ के दरमियान अगर कोई और ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फोर्स कम नहीं होगी। मतलब मीडियम पे डिपेंड नहीं करती ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा सेम रहती है। ये 2 मार्कर हैं, ठीक है, इनके दरमियान मैं थर्ड मार्कर रख लेता हूँ, तो इन दोनों मार्कर के दरमियान ये रेड और ब्लू के दरमियान ये फोर्स उतनी रहेगी। थर्ड मार्कर चाहे आए या ना आए, इन दोनों के दरमियान फोर्स सेम रहेगी। अच्छा, एक और इधर देख लेते हैं। इट कैन बी शील्डेड, इट कैन बी शील्डेड, ये भी ऊपर वाली, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये ऊपर वाली ही है, इसको लहदा पॉइंट बना दिया। कैन नॉट बी शील्डेड, इसको शील्ड नहीं किया जा सकता और इसको शील्ड किया जा सकता। मतलब ये वही अभी जो बात बता रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट रख दें, तो इसको डायग्राम से देखते हैं शील्डेड और नॉट शील्डेड का क्या मतलब है।
देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे यूँ लेट कर लूँ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है इन प्लेट्स पे, ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब देखें, मैं अगर इन प्लेट्स के दरमियान प्लेस कर देता हूँ मेटल, ये मेटल ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये लेट करें, इनके दरमियान मैंने मेटल रख दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा हम डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से किस तरफ होती है, ये मेटल है ना दरमियान में, मेटल बॉक्स है, लेट कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किस तरफ होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो एरोहेड है ये मेटल है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें जब मेटल एक न्यूट्रल है, ये एक समझने के लिए ना, मेटल क्या रखती है, एक न्यूट्रल होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं। जब ये प्लेट, इस मेटल को, जब ये मेटल बाहर थी सपोज, इसको उठा के आपने क्या, ये भी न्यूट्रल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेट चार्ज ज़ीरो है। अब इस को उठा के इधर रख दें तो होगा क्या, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इसको दोबारा देखें, इसमें जितने नेगेटिव हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। और इस मेटल में जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन न्यूक्लियस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो दूसरी तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखें ये जो प्लेट है, इधर से आउटर जो प्लेट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, दरमियान में नहीं है। दरमियान में क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस मेटल के चार्जेस इधर सरफेस पे, इधर साइड पे चले गए, और वहीं पे क्या हो रहा है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहाँ तक है और इन साइड ज़ीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेटल के अंदर से पास नहीं कर रही। अब इसका मतलब है पास नहीं कर रही, मतलब शील्ड कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेटल के अंदर से शील्ड कर दिया। ये वही बात है जो हमने गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था। गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है, इनसाइड चार्ज ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, तो इधर भी तो वही है, ठीक है। अब जब मेटल इधर था, प्लेट के बाहर था, अब उठा के इसको प्लेट के अंदर रख दिया, तो प्लेट के अंदर रख दिया तो इनसाइड चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इनसाइड वाला चार्ज कहाँ चला गया, वो साइड पे इधर आ गया, बाहर हो गया, इन प्लेट की इस आउटर सरफेस की तरफ आ गया। तो ये गाजियन की फर्स्ट एप्लीकेशन की तरह है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना Q इज़ इक्वल टू E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो शील्ड हो सकती है, मतलब स्टॉप हो सकती है, उसको रोका जा सकता है मटेरियल के अंदर। ये मेटल ब्लॉक के अंदर देख लिया हमने, रोक लिया। अब देखें मेटल ब्लॉक को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इधर तक आ गई, इसके अंदर से स्टॉप होगी, फिर इधर चार्ज इधर है बाकी, तो इधर से फिर इधर स्टार्ट हो रही है, बीच में से पास ही नहीं कर रही, ठीक है। अगर इधर होती, सपोज इधर होती ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होती, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होना था, ग्रेविटेशन फोर्स इस मेटल के अंदर से पास कर जानी थी। आप छत पे हैं, जिस वो छत मेटल की बनी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि आप छत पे जंप लगाएं और आप ऊपर ही जाते जाएं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप चाहे ये छत आपकी मेटल की बनी हुई है तो अर्थ आपको फिर भी फोर्स कर रही है, अर्थ आपको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ यानी ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा हर मीडियम से पास कर जाती है, मेटल से भी पास कर जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स मेटल से पास नहीं कर रही, क्योंकि ये शील्ड हो जाती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, चार्ज इधर हो जाते हैं, दरमियान में चार्ज नहीं रहता, चार्ज ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो, तो शील्ड होगी, मतलब रुक गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, ये डिफरेंस है, और पहले जो लिखे थे वो
वो सिमिलरिटी हैं, तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो आपकी बुक में ना वो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से पीछे जो पेज है इलेक्ट्रोवोल्ट वाला, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उस इन्फॉर्मेशन को हम आज प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है, इसके साथ वाले पेज पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ERG। ERG क्या है? इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी क्या है? ये आइस में इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारी आइस में, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। उस वोल्टेज को हम मशीन से डिटेक्ट कर लेते हैं। वो डिटेक्ट कर लें, फिर आई का वहाँ से हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं, फिर उसके बाद MCQs देखते हैं। Thank you for joining us. We're going to show you how to hook up a patient for an ERG, an electroretinogram. This is using the LKC technology system and the DTL electrodes from a different company, from Synopsys. Here we have Allison, who is going to be our volunteer, and we're going to put first the amplifier around her neck, and we're going to start off with the ground electrode, which will be her ear. And I'm cleaning her off with an alcohol pad to get off the excess oil. And we abrade it a little bit with a tissue paper. And then we use EKG gel, which is Spectra, which is any EKG gel. And we put this clip right here with the gel. There it is. Next, we're going to use the indifferent electrode, which is her forehead. We clean her forehead with an alcohol pad. We abrade the surface again with a little tissue paper. And then, this is the same EKG electrode that we would use. And we put this on her forehead. And here is the clip that goes with it. All this is placed on the amplifier. Then we're going to put in the eye electrode. अच्छा, इसमें इसने बताया ERG के बारे में, और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोड्स लगा रही है। जैसे देखें, इसके फॉरहेड पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। आप ये इसकी आइज़ पे इलेक्ट्रोड्स लगाएगी, और ये आप ये दिखा रही है। और ये जब ये आइज़ पे इलेक्ट्रोड्स लगाएगी तो आइस को, ये जो फेस को है, मशीन के अंदर ले जाएगी। तो हमारी आइस में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं, उससे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। वो जो वोल्टेज होगा वो ये इलेक्ट्रोड डिटेक्ट कर लेंगे, ये जो आइस के करीब लगा रही है। ठीक है, उस वोल्टेज से ग्राफ बन जाता है। वो जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ से हमें फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। एक नॉर्मल पर्सन का ग्राफ होता है, और एक जिसकी आइस पे डिफेक्ट हो उसका ग्राफ होता है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कितना ग्राफ में प्रॉब्लम है, उधर से हम देख लेते हैं इसे डिसीज़ है, कौन सी डिसीज़ है। तो अब ये देखिएगा, ये इस फीमेल को, ये जो पेशेंट है, ये नर्स, इसको, ये जो डॉक्टर है, इसको इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद इसके हेड को उस मशीन में ले जाएगी। अभी ये इलेक्ट्रोड्स लगा रही है इसको। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसने ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इसको। अच्छा, तो MCQs अब करते हैं जो तो मैंने इसको मशीन निकाली हुई हैं, ये आपके लिए स्पेशल MCQs हैं। अब ये इसका ग्राफ इनको बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट MCQs मैंने लिखी हुई है, कंसेप्ट भी MCQs भी हैं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है, कूलम्स लॉ होल्ड फॉर फोर्स ग्रेटर दैन 10⁻⁻15। कूलम्स लॉ, एक तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये होल्ड करता है पॉइंट्स चार्जेस के लिए, और किसी के लिए होल्ड नहीं करता। और एक पॉइंट मैंने अब बता दिया, अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, MCQs हम कर रहे हैं। तो MCQs में क्या कहा, अगर ये चार्ज है और Q1 और ये Q2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है,
और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस का साइज़ होता है इतना, एटम का न्यूक्लियस इतने साइज़ का होता है, अगर इतना इससे ज़्यादा होगा डिस्टेंस दो एटम के दरमियान, सॉरी दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान इतना डिस्टेंस, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर कूलम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज कूलम लॉ को हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इससे कम डिस्टेंस में चलें, मतलब इतना कम डिस्टेंस है 10⁻15 से ज़्यादा क्लोज ले जाएं चार्जेस को, तो वो फिर रिपेल नहीं करते, वो फिर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उसको क्लोज ला रहे हैं, क्लोज लाए, कितना क्लोज ले आए 10⁻15 से भी कम, ज़्यादा कम डिस्टेंस पे ले आए, इससे भी कम डिस्टेंस जब पास लेकर आएंगे और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो देखें बिहेवियर चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हो गया। ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये इस बुक का जो लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वहाँ पे इसकी रीज़न है, तो वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। इतना टाइम वेस्ट किए बगैर वहीं पे चलते हैं, ये आगे चलते हैं, वो फिर अगर मैंने अभी डिस्कस किया तो वो आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक्स वहाँ पे दी हुई हैं, वो पढ़ेंगे मज़ीद आप समझ सकते हैं। उसमें क्वार्क्स का कंसेप्ट है, ठीक है, एंटी क्वार्क्स हैं, वो उनका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ETC। अच्छा देखें, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इतना होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर क्या हो, इससे ज़्यादा होना चाहिए, यूँ कह लें, इससे ज़्यादा ही हो, इतना भी ना हो, इससे ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, कूलम्स लॉ वैलिड होगा। अगर इससे कम हो जाए, इक्वल हो जाए या कम हो जाए, तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक तो मैंने बता दिया था आपको, क्या बताया था कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, वो दोबारा नहीं लिख रहा, वो मैंने उधर ही बता दिया था आपको। अब आ जाएं, एक और बात करते हैं, MCQs की कंसेप्ट देखते हैं। कूलम्स लॉ और गासेस लॉ दोनों एक ही, तकरीबन एक ही बात को बताते हैं, यानी दोनों सेम ही लॉ हैं। कूलम्स लॉ और गासेस लॉ आर नॉट सेपरेट लॉज टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस। ये दोनों एक ही चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को करते हैं। फ़र्क क्या है इनमें, देखिएगा, कूलम्स लॉ जो होता है, कूलम्स लॉ की बात करें तो ये सिंपल सिमेट्रिकली होता है। अगर गासेस लॉ की बात करें तो ये कम्प्लेक्स सिमेट्री के लिए यूज़ होता है। हैं दोनों सेम लॉ है, ठीक है। हमने कहा था ना गासेस लॉ क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज शेप के लिए होता है, और इसमें कहा था ये पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो बस यही फ़र्क है कि ये पॉइंट चार्जेस पे लगता है, पॉइंट क्या होते हैं, स्मॉल चार्जेस पे, स्मॉल बॉडी पे स्मॉल चार्ज होता है, और ये क्या है, क्लोज एनी शेप, क्लोज और किसी भी शेप की हो। इट इज़ फॉर गासेस लॉ इज़ फॉर एनी क्लोज शेप, किसी भी तरह की क्लोज शेप हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ क्या है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। ये दोनों सेम ही लॉ हैं बेसिकली, ठीक है। कैसे आप गासेस लॉ को कूलम्स लॉ से ड्राइव कर सकते हैं, देखिए मैं इसको अभी ड्राइव करता हूँ। इधर लिखते हैं गासेस लॉ, लिखते हैं गासेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। ये आपने गासेस लॉ पढ़ा हुआ है। अभी इधर से हम कूलम्स लॉ बनाने लगे हैं। आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, EA, ठीक है, cos थीटा भी आता है, cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें आप, अगर ये गासेस लॉ सरफेस के लिए होता है ना, स्फेरिकल शेप के लिए, स्फेरिकल के लिए, तो स्फेरिकल में देखें, सॉरी क्या है, हमने कहा ये क्लोज शेप के लिए होता है। अब ये क्लोज शेप इस तरह की हो या किसी भी तरह की क्लोज शेप हो, अब ये लेट करें ये स्फेरिकल है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 4πr²। ये मैं आपने याद रखना है, सरफेस एरिया की वैल्यू लगाएं इधर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E, एरिया की जगह पे आ जाएगा 4πr²। इसको कह दें आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें, दो एक साइड सेम है, कौन सी वाली साइड सेम है, इधर फ्लक्स आ रहा है, इधर भी फ्लक्स आ रहा है, तो दोनों फ्लक्स सेम है। एक साइड सेम हो तो दूसरी साइड भी सेम होती है, हम फिर दूसरी साइड इक्वल पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं, इधर क्या आ जाएगा, ये साइड पर लिख लेते हैं E इंटू 4πr², और किसके इक्वल आएगा, दूसरी साइड ये है 1/ε0 Q, ठीक है। अब यहाँ पे
हम ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ये 4 पाई आर्स के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ इधर क्या है क्यू है ना, ये सारा फैक्टर डिवाइड हो गया। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया ना, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, और एफ़ का फॉर्मूला हम जानते हैं फिजिकल टू क्यू ई होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है। अब ये इधर पुट करें तो F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या है क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको आप लिख लें कंबाइन तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ बन गया। अगर हमने इसको और इजी कर लें तो यूँ लिख सकते हैं, क्यू स्मॉल क्यू की जगह Q1 लिख लें, कैपिटल क्यू की जगह पे Q2 लिख लें, तो बन गया, ठीक है ना। स्मॉल क्यू Q1 को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल क्यू Q2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हमने कूलम्ब्स लॉ ड्राइव कर लिया, गासिस लॉ से कूलम्ब्स लॉ बना लिया। तो जो गासिस लॉ होता है ये हाई सिमेट्री के लिए यूज़ होता है, डिफ़िकल्ट शेप हो, ठीक है, तो कम्प्लेक्स शेप के लिए भी यूज़ हो जाता है। लेकिन गासिस लॉ से पॉइंट चार्जेस हैं, सिंपल शेप के लिए, सिंपल सिमेट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट देख लिया, गासिस लॉ और कूलम्ब्स लॉ सेम पॉइंट को ही, सेम लॉ ही हैं, तो हम गासिस को कूलम्ब्स लॉ को गासिस लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें आ जाएं, गासिस लॉ की बात की तो एक एमसीक्यूज मैं आपसे रीड करता हूँ, आप ज़रा इसका जवाब दें। गासिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ ट्रू व्हेन द चार्जेस एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस आर ओनली स्टेशनरी, ऑप्शन ए स्टेशनरी ओनली, बी ऑप्शन मूविंग ओनली, सी ऑप्शन में मूविंग एंड स्टेशनरी, डी ऑप्शन में नन ऑफ दी। तो बताना है कि गॉसियन सरफेस, गासिस लॉ कब वैलिड होता है, जब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज मूव कर रहे हों, रेस्ट में हों, या मूव रेस्ट दोनों ही कर रहे हों, या फिर कोई ऑप्शन नहीं बनती, ठीक है। तो इसमें देखें, एक पॉइंट इधर मैं लिखता हूँ, ये गाजिस, ये स्फेरिकल है, इसमें गॉसियन सरफेस कैसी कंसिडर की हमने, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेट की। अब देखें कि इसके अंदर चार्ज है। अब ये चार्ज कैसा होना चाहिए, वो ऑप्शन में कह रहा है स्टेशनरी होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज स्टेशनरी हो, मूविंग हो, या दोनों ही हो सकते हैं, मूविंग भी होना चाहिए, हो सकता है, या स्टेशनरी भी हो सकता है। 4 ऑप्शन है, नन ऑफ दी। 4th ऑप्शन में वो क्या कहता है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखें ये जो फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से भी आ सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आएगी, और ये चार्ज मूविंग भी हो सकता है, और ये चार्ज स्टेशनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो गासिस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है, ठीक है। तो गासिस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से भी हो सकती है और स्टेशनरी चार्ज की वजह से भी हो सकती है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। तो फिर हम कहेंगे गासिस लॉ स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज दोनों को ही डिस्कस करता है, ठीक है। क्योंकि उसने तो गासिस लॉ ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप मूविंग चार्ज की वजह से आ रही हो या स्टेशनरी चार्ज की वजह से आ रही हो, तो दोनों को डिस्कस करेगा। तो ऑप्शन में आ जाएगा गासिस लॉ डिस्कस बोथ मूविंग और स्टेशनरी चार्ज, ठीक हो गया। तो इसमें जो ये देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक ये करते हैं, उनके माइंड में होता है कि हम पढ़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर का नाम का मतलब है चार्ज है, रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होने चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वो ऑप्शन लगा देते हैं कि गासिस लॉ सिर्फ स्टेशनरी चार्ज को डिस्कस करता है, तो ऐसा नहीं है। इसको गासिस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो चाहे जिस मर्जी चार्ज से आ जाए, वो इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज से आ रही हो या स्टेशनरी चार्ज से हो, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। गासिस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर नॉट
टू सेपरेट लॉज बट दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये भी मैंने बता दिया, गासिस लॉ और कूलम्स लॉ डिफरेंट लॉ नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को ही एक्सप्लेन करते हैं। आगे देख लेते हैं, गासिस लॉ यूज टू सॉल्व हाई सिमेट्री, ये भी बता दिया मैंने पीछे जो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ गासिस लॉ से रिलेटेड ही है। मैं लेट करता हूँ कि कंडक्टिंग स्फेयर है, और कंडक्टिंग का मतलब मेटल का स्फेयर है, मेटल का बना होगा। तो यहाँ पे ये मैं यूँ ड्रा कर लेता हूँ, ये मेटल स्फेयर है, और इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब देखें, कंडक्टर का बना हुआ है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब है कंडक्टर का बना हुआ है। अब देखें गासिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के मुताबिक इनसाइड चार्ज क्या है, ज़ीरो है। जब इनसाइड चार्ज ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। चार्ज इनसाइड ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, ठीक है। चार्ज ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। अब देखें, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर इसके आउटसाइड पे चले जाएं, ठीक है, अगर आउटसाइड पे चले जाएं तो आउटसाइड पे तो नहीं होगा, ये तो इनसाइड की हमने बात की। इनसाइड ये केस होगा, अगर इस स्फेयर के, कंडक्टिंग स्फेयर के आउटसाइड चले जाएं तो आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या होगा, यहाँ पे आप लेट कर लें कि ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर ये आउटसाइड पे ये डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को हम एक्स कहेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो इस कंडक्टेंस के स्फेयर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इतनी होगी, इनसाइड ज़ीरो है लेकिन बाहर तो है। तो जो हमारी बुक में वो इनसाइड का बताया, बाहर का नहीं बताया, तो बाहर का भी मैंने बता दिया। और ये फार्मूला आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही फार्मूला है, जो अभी भी हमने ये MCQ में यूज़ भी किया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर कहा था वहाँ पे, तो आर की जगह बस इधर एक्स ला गया। एक्स क्या है, ये टोटल सेंटर से पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस है, ठीक हो गया। तो ये हमने इसमें देख ली MCQ। अब देख लेते हैं, उससे नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये अच्छा नॉन कंडक्टिंग हमने देख लिया, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना डायग्राम बनी हुई है, तो आप स्क्रीन पे देख लें, स्क्रीन पे डायग्राम बनी हुई है, और इस डायग्राम को गौर से देखें। चार्ज Q1 और Q2 है, Q1 से 18 लाइंस निकल रही हैं। अगर आप देखें, चार्ज Q2 से 18 लाइंस निकल रही हैं, जिनमें से 6 लाइन किस तरफ चल रही हैं, Q1 की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और अब वो कहता है MCQs में बताएं, लाइंस डिटरमाइन दी रेशो Q1 ओवर Q2 एज फील्ड लाइंस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर शोन इन डायग्राम। डायग्राम में आप फील्ड लाइंस देख रहे हैं, कहता है Q1 और Q2 की रेशो बताएं। तो आप अब इसका ना बताना है, आंसर आपने बताना है। आप ज़रा सोचें इस पर। 18 लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस निकल रही हैं चार्ज Q1 से, और Q2 की तरफ 6 जा रही हैं, तो Q1 ओवर Q2 की रेशो क्या होगी। अब इसका जो कंसेप्ट है ना, इसका ना आप यूँ कर लें, Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 18, तो इधर 18 लिख लें, ठीक है। और Q2 की तरफ कितनी जा रही हैं लाइंस, 6 जा रही हैं, तो इधर क्या लिख लें, 6 डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनकी रेशो आ गई 3, ठीक है। यहाँ इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, ये 3 रेशो इसके आ गई। अब इसकी लॉजिक क्या है, उसने तो कहा था कि ये रेशो बताएं और लाइंस दी हुई हैं। लाइंस का चार्ज से क्या तल्लुक़ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं और चार्ज की रेशो पूछ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चार्ज की रेशो कैसे आ गई, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ज़रा सुनिएगा। हमने चूँकि पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं, वो प्रोपोर्शन होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के,
नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस जितनी भी होंगी, अगर नंबर ऑफ लाइंस ग्रेटर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो हम कहते हैं कि चार्ज की अमाउंट भी ज़्यादा है, चार्ज भी ग्रेटर होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, और चार्ज की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। तो हमें क्या दी हुई हैं, ये हमें दी हुई हैं इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स दी हुई हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जितनी ज़्यादा होंगी इसका मतलब है चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा। तो पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी थी, 18, ठीक है, और इसका चार्ज भी 18 के प्रोपोर्शन होगा। दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी थी, 6 आ रही हैं उसकी तरफ, तो 6 की जगह हमने Q2 की जगह फिर 6 लिख लिया। नंबर ऑफ लाइन्स ग्रेटर तो इसका मतलब चार्ज भी ग्रेटर, इनको डिवाइड किया तो ये चार्जेस की रेशो आ गई, ठीक है। ये इसका 3 आंसर आ गया। अच्छा, ये हमने देख लिया MCQs। अच्छा, एक और आप देखें, ये भी डायग्राम बेस है, डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डायग्राम। इस डायग्राम में देखें पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B एंड C, 3 पॉइंट्स हैं, और कहता है बताएं कि कौन सी ऑप्शन वैलिड होगी। EA, EB, EC 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी। मैं ना इसको डायग्राम को इधर ड्रा कर लेता हूँ। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ये इस तरह से पाथ चेंज कर रही हैं। अब देखें ये डायरेक्शन है, एरोहेड बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है। लेट करें यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज से आ रही हैं, और पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है। तो वो कह रहा है बताएं कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो अब देखें एक बात आपने पढ़ी हुई है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ी हुई है कि चार्जेस के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, चार्ज से अवे चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। सॉरी, मैंने क्या कहा, दोबारा सुने, चार्ज के नियर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, चार्ज से आप अवे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। अब C पॉइंट सबसे अवे है तो C पॉइंट पे सबसे कम होगी। जो पॉइंट चार्ज के नियर होगा वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जो अवे होगा वहाँ पे वीक होगी। अब सबसे अवे कौन है, C सबसे ज़्यादा दूर है, अवे है, तो C की फील्ड सबसे कम, और सबसे करीब कौन है, A है, तो A की फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है किससे, B पॉइंट से, और B पॉइंट की किससे ज़्यादा है, C पॉइंट से। सबसे ज़्यादा A पॉइंट पे है, उससे फिर कम किसकी है, B पॉइंट की, और सबसे कम किसकी है, C पॉइंट की है। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब चार्ज के पास हों तो स्ट्रॉन्ग होती है, अवे जाएँ तो वीक होती है, जो कोई हमने टॉपिक में पढ़ा था, इधर MCQ से बना के हमने देख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। गाज़ीज़ लॉ इज़ ट्रू फॉर ऑल शेप, ठीक है। दूसरा है फॉर बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी चार्जेस। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया ना पीछे, अभी ये भी मैंने करवा दिया, ये बाद में पढ़िए। गाज़ीज़ लॉ ट्रू होता है हर क्लोज शेप के लिए। क्लोज शेप किसी भी तरह की हो, वो रेक्टेंगल हो, वो ट्राइंगल हो, वो किसी भी तरह की कोई भी शेप हो, लेकिन क्लोज हो, हर क्लोज शेप के लिए ट्रू होता है। इट इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज शेप, ठीक है। और बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो, दोनों की फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये MCQs चलते हैं, अब मैथमेटिकल MCQs देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है वर्क डन टू ट्रांसपोर्ट 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ओवर डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर इज़ 2 जूल। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बताएं कितना होगा। वोल्टेज दिया हुआ है, जूल वर्क डन दिया हुआ है, और चार्ज दिया हुआ है। ये मैथमेटिकल अब MCQ शुरू होने लगी हैं, तो ये देखें। इसमें नंबर 1 उसने कहा है MCQ में कि वर्क डन दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, और जो वैल्यूज़ इनकी दी हुई हैं, वर्क डन की वैल्यू उसने हमें मेंशन की हुई है 2 जूल, और पोटेंशियल डिफरेंस की हमें दी हुई है 220 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का हम फार्मूला जानते हैं, W/Q होता है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें,
तो वैल्यूज पुट करेंगे, W की वैल्यू कितनी है, ये 2 जूल है, तो इधर 2 लगा लें, Q कितना है 20 वोल्ट है। इसको सोल्व कर लें, आप कैंसिल कर लें तो 1/10 आ जाएगा, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, या इसको लिख लेते हैं 1 × 10⁻⁻1, और वोल्ट यूनिट आ गया। ठीक है ना, ये 10 न्यूमरेटर में आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने देख ली MCQs। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमने देख ली। नेक्स्ट MCQs है, इन द सर्किट 20 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू अ बैटरी इन अ गिवन टाइम, द प्लेट्स ऑफ द बैटरी आर मेंटेन एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, हाउ मच वर्क इज़ डन बाय बैटरी। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा MCQs है। इसमें कहता है कि हमारे पास बैटरी है, बैटरी बताएं कितना वर्क डन करती है जब बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मूव करता है। तो इसमें हमें वैल्यूज जो दी हुई हैं, नंबर 1 इसमें गिवन है चार्ज दिया हुआ है, और नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है 20 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। ठीक है, तो बैटरी के इनसाइड, बैटरी में ना 2 प्लेट्स होती हैं, तो बैटरी की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज मूव कर रहा है, 20 कूलम चार्ज मूव कर रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, और प्लेट के दरमियान कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। तो कहता है बताएं कितनी एनर्जी बैटरी कितना वर्क डन करेगी। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, W = Q × ΔV। ये वही फार्मूला ना, इधर क्या लिखा था ΔU लिखा था ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क डन करते हैं उतनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इधर हमने सबसे पहले हमने क्या लिखा था W लिखा था, ΔU से पहले W लिखा था जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाला। इन शॉर्ट ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्क डन = Q × ΔV। अब इधर वैल्यूज पुट कर लें, W = Q की वैल्यू 20 है और ΔV की वैल्यू 20 है। इनको सॉल्व कर लें तो 400 वर्क डन का यूनिट होता है जूल, तो 400 जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs में कहता है ए प्रोटॉन इज़ मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 20 वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज़। अब भी ये सेम MCQs आ गई है, कहता है प्रोटॉन मूव करता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, और उन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा MCQs है, इसी तरह का है। इधर मैं लिख लेता हूँ। अब क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट, और चार्ज कौन है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतनी प्रोटॉन पे होता है, और इसको E से लिख लेते हैं। तो हमने Q की जगह क्या लिख दिया, चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है, तो चार्ज हमें आ गया प्रोटॉन, और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, और कहता है कितनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी का यूँ फार्मूला लिख लें, देखें हम वर्क डन की टर्म में भी लिख सकते हैं, ΔU की टर्म में लिख सकते हैं, KE की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मर्जी लिख लें, Q × ΔV ये एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। मूव करेगा तो मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फार्मूला यही लगाया, Q की जगह क्या लगा दिया E, और ΔV कितना है 20 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दें इनको तो ये आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, आंसर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में अगर पूछा हो, जहाँ जूल में आंसर दिया हो तो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा लें, E की वैल्यू लगा लें। E प्रोटॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और 7 आ रहा है वोल्ट। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 32 × 10⁻7 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ये आ जाएगा -19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये MCQs भी हमने कर ली। जो MCQ समझ ना आए, जो पॉइंट आपको समझ ना आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे ये जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, इधर कमेंट पोर्शन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और इवन ग्रुप भी बनाया हुआ आपका, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो अच्छा ये MCQs हमने कर ली, नेक्स्ट पे चलते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी। इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम कर रहे हैं, इनको अच्छी तरह से आपने समझनी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, के की वैल्यू कितनी होती है? नीचे ऑप्शन दी हुई हैं। ए ऑप्शन में कहता है इन्फिनिटी, बी ऑप्शन में कहता है, बी ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है 0, और सी में दी हुई है -2, और डी में दी हुई है 6। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है, के की वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 से लेस नहीं होती, नेगेटिव में भी नहीं होती, मतलब लेस देन 1 नहीं होती, हमेशा 1 से शुरू होती है, यानी ग्रेटर देन 1 होती है। 1 से लेकर ऊपर ऊपर ही वैल्यू होंगी, 1 से लेस कभी नहीं होंगी, तो ग्रेटर देन 1 होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो लेस देन 1 नहीं होगी, तो फिर ये 0 तो गया, क्योंकि 1 से लेस नहीं होगी, 1 से लेस नहीं होगी, माइनस में भी नहीं आएगी, ये भी ऑप्शन गई। इन्फिनिटी नहीं होती, ये फाइनाइट वैल्यू होती है, तो फिर एक ही ऑप्शन बनी, तो ये 6 से इसका आंसर आ जाएगा। अब 6 किसकी वैल्यू होती है? ये टेबल आप देख रहे हैं, टेबल में ये डिफरेंट दी हुई है, किससे करिए जिससे मैच करेगी ये उसका होगा। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर को कहते हैं। इंसुलेटर के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती हैं, ये हमने लिखनी। अच्छा, इधर से मुझे याद आ गया कि मैंने कहा था कि कोई मटीरियल रखें तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है, कूलम फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये फार्मूला ना आपको मैंने जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था, मीडियम के अंदर फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स वैक्यूम डिवाइडेड बाय आर एप्सिलॉन आर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखें, अगर मैं रखता हूँ एयर में, ठीक है, तो एयर वैक्यूम में रखते हैं, तो वैक्यूम की वैल्यू कितनी होती है? लेट करें 2 चार्जेस के दरमियान क्या है? वैक्यूम है, तो वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, इधर 1 लगाएं तो क्या आ जाएगा? एफ वैक्यूम आ जाएगी, इधर 1 आएगा तो ये 1 ये रिमूव हो जाएगा, तो यही बात जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी? 1 लगा देंगे, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर इधर मीडियम आ जाए, अब मैं कहता हूँ कि वाटर रखते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर रखते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर की आप ज़रा देखें वैल्यू टेबल पे, एंड पे ये लिखी हुई है टेबल पे, ये 78 पॉइंट समथिंग होती है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये 78 है, तो ये 78 है। ठीक है, इनके दरमियान अब क्या आ गया? वाटर आ गया, डिस्टिल्ड वाटर आ गया, तो अब वाटर रख दिया, तो इधर लगाते हैं 78, इधर एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या लगा दिया? 78। तो फोर्स को 78 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज आएगी। ठीक है, तो जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, फोर्स क्या होती जाएगी? कम आती जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम चार्जेस को मीडियम पे में रख दें या चार्जेस के दरमियान मीडियम रख दें तो फोर्स कम हो जाती है, मीडियम हटा दें तो चार्जेस के दरमियान फोर्स ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर फोर्स की वैल्यू दी हो तो आपको एग्जैक्ट भी पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ फोर्स की वैल्यू लेट कर लें कि 100 है, तो 100/78 आपको आंसर भी पता चल जाएगा कितनी कम हो गई है। अच्छा, ये अभी देख लिया MCQs। अब देखते हैं 2 चार्जेस 30 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ फोर्सेज ऑन देम। ये बड़ी आसान भी है और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि पेपर में कई दफ़ा ये आ चुकी हुई है। एंटी टेस्ट में ये जितनी MCQs बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सारे एंटी टेस्ट के हैं, और जो एंटी टेस्ट के हैं वो आपको लाहौर बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखें, इसमें कहता है कि 2 चार्जेस हैं, आप जो MCQs कर रहे हैं इसमें कह रहे हैं 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके दरमियान फोर्स दी हुई है। ये इसकी वैल्यू दी है -10 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू दी हुई है 30 माइक्रोकूलम, और इनके दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इन फोर्सेस की रेशो क्या होगी? लेट करें F1 Q1 जो फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू F1 है। ठीक है, इसको यूँ लिखेंगे, किस पे लगा रहा है? Q1 2 पे लगा रहा है। ठीक है, तो इसको यूँ लिख लेते हैं 2 1। ठीक है, क्या इसको लिख लेते हैं 2 1। ये क्या है? ये वो फोर्स है जो चार्ज 1 ने 2 पे लगानी है। अब Q2 भी 1 पे लगाए कोई, तो इसको लिख लेते हैं 1 2। ठीक है, ये क्या है? जो फोर्स 1 ने क्या करनी है? दूसरे पे लगानी है। अब देखें, ये Q1 जो 2 पे लगा रहा है और जो Q2 1 पे लगा रहा है,
दोनों फोर्सेस क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ये फार्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नेगेटिव भी आता है, जिसको हमने कहा था म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का कंसेप्ट क्या था, फोर्सेस दोनों इक्वल लगती हैं, एक्शन और रिएक्शन की। Q1 ने एक्शन करना है तो Q2 ने रिएक्शन करना है। एक्शन की और रिएक्शन की फोर्स इक्वल होती है, और ये लिखा हुआ है, ये एक्शन की फोर्स, इसको आप एक्शन कह लें और दूसरी को क्या कह लें आप, रिएक्शन कह लें। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो देखें, अब अगर आपसे वैल्यू दी हुई है, वो कहता है कि Q1 और Q2 दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्सेस की रेशो क्या है। आपको एक बात क्लियर है कि दोनों की फोर्स इक्वल है, दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगानी है। तो फिर दोनों फोर्सेस अगर मैं लेट कर लूँ, इसकी जो भी आंसर आता है 10 आता है, तो उसकी दूसरा ने जो फोर्स लगानी है वो भी 10 होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड आपने करना है, सोल्व नहीं करने बैठ जाना, ये इसी तरह डायरेक्ट आपने डायरेक्ट टेक्निक से करना है। Q1 जितनी फोर्स लगाएगा, लेट करें Q1 ये लगा रहा है तो Q2 ये लगा रहा है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सपोज कर लें कितनी है, मैंने खुद सपोज कर ली 10 नहीं आएगी, सोल्व करेंगे कुछ और आएगी, आप डायरेक्ट करेंगे 10 आई। F1 कितनी लगा रहा है 10, तो F2 भी कितनी लगाएगा, सॉरी Q1 कितनी लगाएगा, Q1 ने फोर्स लगानी है 10, तो Q2 भी कितनी फोर्स लगाएगा 10 लगाएगा, तो दोनों इक्वल लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:1। इसको यूँ लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट अंदाज से पूछता है, ठीक है। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट का मैं लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में शो दे दूंगा। आप लिंक ओपन करेंगे, वहाँ से भी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी शेयर कर दूंगा असाइनमेंट, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो उसमें इससे रिलेटेड MCQs होगी, आपने वो सॉल्व करनी होगी, ये सेम यही कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो ये MCQs हमने देख ली। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, आज के लिए इतनी MCQs काफ़ी हैं, बाकी जो इस पोर्शन के थोड़े से हैं वो हम मंडे वाले दिन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।